हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन वालिया। कैसे हो आप लोग सभी। उत्तराखंड टेट का पेपर 29 सितंबर 2023 को हो गया और उसके अंदर जो 60 नंबर की SSTI जूनियर पेपर के अंदर, तो उसका एनालिसिस आज हम लोग अपने चैनल पर करेंगे। कितने आंसर आपके सही जाते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बिल्कुल सही और सटीक आंसर मैं अपनी तरफ से देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो जैसे कि सबसे पहले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे, विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक को विधान परिषद अधिकतम कितने समय के लिए क्रियान्वित होने से रोक सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 माह के लिए उसे रोका जा सकता है, ओनली फॉर वीक तक। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा 92 कि किसी एक व्यक्ति जो कि सांसद नहीं है को मंत्रिपरिषद का सदस्य बनाया जा सकता है, लेकिन उसे किसी भी सदन की सदस्यता निश्चित अवधि के लिए प्राप्त करनी होगी। तो ये कितने अवधि के अंदर अंदर उसे सदस्यता स्वीकार करनी होती। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट है, 6 माह के लिए। 6 महीने के अंदर अंदर उसे किसी भी सदन की सदस्यता, चाहे राज्यसभा चाहे लोकसभा का सदस्य, उसे बनना पड़ेगा। अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे तो वो है कि राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश की वैधता अधिकतम अवधि होती है। तो कितनी टाइम तक उसकी वैधता होती है जो एक अध्यादेश जारी किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल राइट है। 6 माह के लिए ही सिर्फ वैधता होती है, अध्यादेश जारी किया जाता है जिस समय राज्यपाल के द्वारा, और उसके बाद वो निरस्त हो जाता है। अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे तो वो है हमारा कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को दिया गया परामर्श जो होता है तो वो बाध्यकारी नहीं होता। इसका मतलब सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो राइट होगा, अबाध्यकारी होता है। आर्टिकल नंबर 143 के तहत एक कानूनी सलाह लेते हैं राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के जज या फिर जितने भी हमारे एक अन्य न्यायाधीश होते हैं उनके माध्यम से। तो अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे तो वो है हमारा कि केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता किसकी संस्तुति के आधार पर प्रदान की जाती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट है। वित्त आयोग के द्वारा या वित्त आयोग की संस्तुति पर ही राज्य सरकार को सहायता दी जाती है केंद्र सरकार के द्वारा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो वह है दल बदल विरोधी कानून जो आया था वो कौन से साल में आया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट है, 1985 में आया था और 1985 में ये 52वें संविधान संशोधन के द्वारा आया था और 10वीं अनुसूची के अंदर इसको जोड़ा गया है। अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे तो वो है कि निम्न में से कौन सी लोकसभा को एक में शक्ति है, मतलब उसके पास केवल एकमात्र ऐसी शक्ति है कि केवल लोकसभा के द्वारा ही बिल पास किया जा सकता है। तो वो होगा हमारा धन विधेयक प्रस्तुत करना। तो ये सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात हम लोग करेंगे कि उपराष्ट्रपति कब तक राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकता है जबकि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो। तो जिस समय राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाही राष्ट्रपति बनता है, तो मात्र 6 महीने के लिए बनता है, 6 माह के लिए बनेगा। उसके अंदर अंदर ही उन्हें इलेक्शन कराने होते हैं सरकार को। तो उसका सही आंसर हो जाएगा 6 माह। अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे तो यदि पंचायत का विघटन हो जाता है तो उसका चुनाव करवाने की अवधि कितने साल की होती है या कितने महीने की होती है। तो सही आंसर हो जाएगा 6 माह के अंदर अंदर पंचायत का चुनाव होना आवश्यक है। अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे तो वो है हमारा कि विधानसभा की बैठकों हेतु गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि जिस समय विधानसभा की कोई एक कार्यवाही चल रही हो, सत्र चल रहा हो, तो उसके अंदर टोटल मेंबर्स का 1/10 तो 1/10 एक मेंबर जो होने चाहिए। सही आंसर हो जाएगा। तो गणपूर्ति का मतलब होता है कोरम, ठीक है। तो ये 1/10 सदस्य होने चाहिए। 1/10 सदस्य का मतलब है जैसे कि 70 सीटें हैं फिलहाल के समय उत्तराखंड के अंदर, तो उत्तराखंड की 70 सीटों का 1/10 हम लोग कर देंगे तो 7 सदस्य अनिवार्य होंगे हमारे विधानसभा सत्र के चलने के लिए। अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे तो वो है हमारा कि निम्न में से कौन सा सामाजिक अध्ययन का एक विशिष्ट उद्देश्य है। तो कौन सा विशिष्ट उद्देश्य होगा। तो सही आंसर हो जाएगा भाई तर्क चिंतन करना, स्व अध्ययन करना, राष्ट्रवाद विकसित करना। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे निम्न में से नागरिक शास्त्र शिक्षण की प्रयोगशाला विधि में प्रयोग किए जाते हैं। तो शामपट भी किया जाता, प्रोजेक्ट भी किया जाता, मॉडल और मानचित्र भी किया जाता। उपरोक्त सही आंसर हो जाएगा, सभी आंसर इसका सही होगा, डी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न की हम लोग बात करेंगे तो वो है हमारा कि सामाजिक विज्ञान में निदानात्मक परीक्षण शिक्षक को क्या समझने में सहायता करेगा शिक्षक को। तो निदानात्मक परीक्षण में तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट है। सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थी सीखने संबंधित किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है, बच्चा किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है, तो यही तो होता है निदानात्मक परीक्षण। अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे तो वो है हमारा कि निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से कौन से नियम विनिमय और मूल्यों के सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्या वो हमारा परियोजना कार्य है, समूह चर्चा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट है। समूह चर्चा जो हो जाता है वही नियम और विनिमय और मूल्यों के सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देता है। अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे तो वो है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा अवधारणा को स्पष्ट करते समय जब एक शिक्षक व्यक्तिगत अनुभवों का प्रयोग करता है, अपने पर्सनल इंडिविजुअल एक्सपीरियंस को दर्शाता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल राइट है कि उनकी स्थानीय वास्तविकता को वैश्विक संदर्भों के साथ जोड़ने की योग्यता को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। जब भी कभी ऐसे प्रश्न आते हैं सीटेट के जो एक पैडागोजी के क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं SST जूनियर के पेपर में। तो अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे तो वो है हमारा कि उत्खनित साक्ष्य के आधार पर जो भी साक्ष्य उत्खनित किए गए हैं उनमें से निम्नलिखित में से किस खंड में, किस काल में जानवरों को पालतू बनाना आरंभ किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका बिल्कुल राइट है। मध्य पाषाण काल के अंदर ही जानवरों को पालतू बनाना प्रारंभ किया गया था। अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे कि हड़प्पाई शहर जो है वो लोथल किस नदी के किनारे पर है? तो सही आंसर हो जाएगा भोगवा नदी, गुजरात में इस हड़प्पा जो लोथल है हमारा उस भोगवा नदी के तट पर स्थित है। अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन एशिया के प्रकाश के रूप में जाना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध जी को जाना जाता है एशिया के प्रकाश स्तंभ। ओके, उसके बाद है हमारा कि ये है हमारी हाथी गुफा शिलालेख किसके बारे में जानकारी देते हैं? तो हाथी गुफा जो एक हमारा शिलालेख है वो एक कलिंग जो क्षेत्र था, जो उड़ीसा वाला एक क्षेत्र था, वहाँ पर एक राजा हुआ करते थे खारवेल, राजा खारवेल है ना, कलिंग राजा, आपने कभी सुना भी होगा, दोनों शब्द इसको यूज़ किए जाते हैं, कलिंग राजा खारवेल, इसको पूरा नाम ये कहा जाता है। तो इनके द्वारा निर्मित है हाथी गुफा अभिलेख और इसके अंदर और भी अन्य बहुत सारे इतिहास की जानकारी हमें प्राप्त होती है। अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे भारत के इतिहास के संदर्भ में कुलीवाप और द्रोणावाप शब्द जो निर्दिष्ट किए गए हैं वो किसके लिए किए गए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल राइट है। भू माप के लिए ही इसका प्रयोग किया जाता है क्योंकि वाप का मतलब ही हमारा माप होता है। अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे तो देखेंगे भारत के किस मध्यकालीन राजा ने एकता प्रणाली की शुरुआत की थी? तो सही आंसर होगा इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। गुलाम वंश का शासक था इल्तुतमिश, इसके द्वारा एक एकता प्रणाली की शुरुआत की गई थी। और एकता प्रणाली क्या होती है कि सैनिकों को एक पैसों के बदले में, रुपए के बदले में एक जमीन का टुकड़ा दे देना है, कोई जमीन दे देना। अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे तो वो है हमारा कि निम्नलिखित कौन सा युग्म सही तरह से सुमेलित नहीं है? तो सही आंसर क्या होगा इसका? देखो, चंदावर का युद्ध जो हुआ था 1194 में हुआ था, तैमूर का आक्रमण भारत पर हुआ था 1398 में, तालीकोट का युद्ध 1565 में था, ये गलत हो जाएगा भाई। 1564 में नाम के तालीकोट का युद्ध जो था वो विजयनगर साम्राज्य और दक्कन राजाओं के बीच में जो हुआ था वो 1565 में हुआ था। घाघरा का युद्ध जो हुआ था वो हमारा 1529 में हुआ, सही आंसर है। ओके, अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे तो कृष्णदेव राव ने किस शहर की स्थापना की थी? तो किस शहर की स्थापना की थी? तो नागलपुर की स्थापना की थी, तो विजयनगर साम्राज्य कर्नाटक के पास ही स्थित है। अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे तो वह है कि मनसबदावरी व्यवस्था के संदर्भ में सही कथन को चुनिएगा। तो क्या होगा? देखो, मनसबदावरी जो है व्यवस्था राज्य का शासक समूह था जिसका प्रचलन अकबर ने किया। देखो, अकबर ने प्रचलन जरूर किया, लेकिन क्या होगा कि यहाँ पर एक राज्य समूह में नहीं था, ये गलत हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद मनसबदावरी वंशानुगत हुआ करती थी, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करना है, तो ए फर्स्ट है ना, सेकंड है। अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे तो वह है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी की शुरुआत की गई थी? तो गुरुमुखी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो गुरु अंगद के द्वारा लिखी गई थी। ओके, अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे तो वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप से सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित कौन सा नहीं है कि स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था, इल्बर्ट बिल जो था लॉर्ड रिपन के टाइम में था, सुरक्षा घेरे नीति जो था वो वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे था, देसी प्रेस जिसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कहते हैं वो लॉर्ड कर्जन के टाइम पे ना होकर लॉर्ड लिटन के टाइम पर था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे तो सत्यशोधक समाज ने संगठित किया था, तो सत्यशोधक समाज ने संगठित किया था, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट है। महाराष्ट्र में जाति विरोधी आंदोलन को एक यहाँ पर संगठित किया था। अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की निम्नांकित अधिवेशनों में से किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा? तो ये लखनऊ अधिवेशन हुआ था, लखनऊ पैक्ट जिसे कहते हैं 1916 के अंदर। ओके, इसी में गरम दल और नरम दल भी आपस में आकर मिल गई थी। अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे तो निम्नलिखित में से किसने भारत की प्राचीन कला परंपरा को पुनर्जीवित करने
हेतु भारतीय प्राच्य कला संस्था की स्थापना की थी? तो सही आंसर हो जाएगा कोलकाता के अंदर की गई थी 1907 में अवनींद्रनाथ टैगोर ने, अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा। अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे तो वो है कि किसे लोकमान्य के लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है? तो किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण को लोक नारायण के नाम से भी जाना जाता है, लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न की बात करेंगे कि मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट है, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो प्राथमिक लक्ष्य क्या होगा भाई इसमें कि ये हमारा हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर इसकी बिल्कुल सही है। देखो इसने कहा कि प्राथमिक लक्ष्य है, तो प्राथमिक लक्ष्य हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, आलोचनात्मक चिंतन और विश्लेषणात्मक कौशल को प्रोत्साहित करना। अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे तो वो है परिप्रेक्ष्य आधारित अधिगम में कौन सी गतिविधि सम्मिलित नहीं होती है? तो विच ऑफ द एक्टिविटी इज नॉट इंक्लूड इन इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग? तो क्या लिखित इसके अंदर नहीं होगा, लिखित कार्य इसके अंदर नहीं होता। क्षेत्र भ्रमण होता है, केस स्टडी होती है, ग्रुप प्रोजेक्ट होता है, सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वो गतिविधि में शामिल नहीं होगा। अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे तो वो है सीखने की गतिविधि के रूप में परियोजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं होगा? तो देखो सीखने की गतिविधि के रूप में परियोजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं होगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यह शिक्षक केंद्रित गतिविधि है। देखो शिक्षक केंद्रित गतिविधि नहीं है, ये चाइल्ड सेंटर गतिविधि होती है। अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे तो भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है जो अरुणाचल प्रदेश के वालांगू से लगता है? तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, 97 डिग्री 25 मिनट, सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ अपनी सीमा साझा करता है कौन सा देश? नेपाल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे तो वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना भाग है? सबसे पुराना भाग हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार जो है हमारे भारत का गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, तो वही सबसे पुराना हमारा भाग हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा एक खारे पानी की झील है? तो खारे पानी की झील सांभर झील है जो राजस्थान के अंदर है, सर्वाधिक खारे पानी की झील भी से कहा जाता है। अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे तो वो है कि धरातल पर स्थित वह बिंदु जहाँ सर्वप्रथम भूकंप अनुभव होता है। देखो अगर मैं बात करूँ जैसे हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर जहाँ भी भूकंप एक हमारा प्रतीत होगा तो उसे हम लोग कहते हैं या फील होता है, उसे अधिक केंद्र कहते हैं, एपिसेंटर कहते हैं। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो चंबल नदी पर स्थित है, और कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश के अंदर है। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो कोडरमा किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो कोडरमा जो हमारा झारखंड के अंदर है, एक जिला है जो एक अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है और इसे अभ्रक कैपिटल या अभ्रक की राजधानी भी कहा जाता था। अगले प्रश्न की बात हम लोग करेंगे तो वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन नवकरणीय नहीं है? नवकरणीय का मतलब होता है कि जिसे दोबारा से बनाया जा सके। देखो वनस्पति को भी, वायु को भी, जल को भी और लोहे को नहीं बनाया जाए, है ना, तो नवकरणीय नहीं होगा। जितने भी आयश होते हैं पेट्रोल, डीजल, कोयला वगैरह इत्यादि, वो भी हमारे नवकरणीय नहीं होते हैं, गैर नवकरणीय होते हैं। अगले प्रश्न की बात हम लोग करेंगे तो लामफिया धुर्रा दर्रा जो एक उत्तराखंड के अंदर है वो किसको जोड़ता है? कि पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ता है, पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ता है। अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे तो वो है कि अशु अक्षांश, अशु अक्षांश किसे कहा जाता है, किसके मध्य स्थित है? तो पछुआ व्यापारिक हवाई। देखो अगर मैं बात करूँ ये हमारी धरती है, ये 0 डिग्री लाइन है, 30 डिग्री हमारी नॉर्थ में और 30 डिग्री नीचे साउथ में, जो इनका बीच का क्षेत्र है, ये जो बीच का क्षेत्र है यहाँ पर जो पछुआ और व्यापारिक हवाएं चलती है उनके बीच में ही हमारी अशु अक्षांश होती हैं। अशु अक्षांश जो हमारी होती हैं वो इसी के बीच में पाई जाती है। अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे तो निम्नांकित में से उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखो वैसे तो नंदा देवी सबसे ऊंची चोटी है, नंदा देवी के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी है कामेट, तो कामेट इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि नंदा देवी ऑप्शन में नहीं है। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? सबसे निचली परत जो होती है हमारी ये जो पृथ्वी है, इसकी पृथ्वी के सबसे लगती हुई परत होती है क्षोभमंडल, इसको कहते हैं ट्रोपोस्फीयर। अगले प्रश्न की बात हम लोग करेंगे तो चिनूक हवाएं पाई जाती है, कहां पर पाई जाती है चिनूक हवाएं? तो सही आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका में एक गर्म प्रकार की हवा चलती है, उसे हम लोग चिनूक कहते हैं। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो समुद्री पानी में सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, NaCl जो हो जाता है समुद्र में पाए जाने वाला सबसे ज्यादा लवण होता है। अगले प्रश्न की बात करेंगे सार गैसों समुद्र किस
महासागर में स्थित है। देखो सार गैसों का मतलब होता है कि एक प्रकार का, जैसे आपने कैरेबियन सी सुना होगा, क्यूबा कंट्री सुनी होगी, वेस्ट इंडीज देखिए सुनी होगी आपने, तो इससे ऊपर जो ये वेस्ट इंडीज क्यूबा वगैरह है तो कैरेबियन सी से लगी हुई है। इससे ऊपर जब हम लोग जाएंगे तो सार गैसों समुद्र आता है और वो एक उत्तरी अटलांटिक महासागर का पार्ट है। किसका पार्ट है? उत्तरी अटलांटिक महासागर का। तो उत्तरी अटलांटिक है नहीं, खाली यहाँ पर अटलांटिक महासागर दिया गया, तो सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे कम जनसंख्या थी? सबसे कम जनसंख्या थी रुद्रप्रयाग के अंदर। अगले प्रश्न की बात हम लोग करेंगे तो वो है हमारा, तो एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका, एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के द्वारा कक्षा में प्रभावशाली होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त में लाई जानी चाहिए? तो प्रभावशाली होने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त में लाई जानी चाहिए? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही चला जाएगा। विचारोत्तेजक तथा रुचिपूर्ण गतिविधियों के द्वारा शिक्षार्थियों का विषय के प्रति आकर्षण बढ़ाना। ठीक है, तो विद्यार्थियों का आकर्षण बढ़ाना है शिक्षण के प्रति, पढ़ाने के प्रति। अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे तो वो है सामाजिक विज्ञान के मुख्य घटक कौन से हैं? तो इतिहास भी है, भूगोल भी है, नागरिक शास्त्र भी, उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि एसएसटी के अंदर हमारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स चारों आते हैं। अगले प्रश्न की बात हम लोग करेंगे तो वो है कि सामाजिक विज्ञान के रूप में पढ़ाया जाता है। तो सामाजिक विज्ञान के रूप में पढ़ाया जाएगा तो सामाजिक विषयों को एकीकरण पढ़ाया जाएगा, जो चारों विषय थे हमारे उनको पढ़ाया जाएगा अच्छे से। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो हमारा वो है कि क्षेत्रीय विधि का प्रयोग किया जाता है, तो किस में किया जाता है? वही हमारा भूगोल के अंदर किया जाएगा। तो भूगोल जो हमारा होता है, हम जैसे घूमने फिरने जाते हैं, क्षेत्रीय विधि होती है, तो भूगोल हमारे आता है उसके अंदर। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो वो है हमारा कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंदर राज्य और संघ शासित प्रदेश एक समाये हुए हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट है। पहली अनुसूची के अंदर भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो न्यायिक पुनर्विलोकन जो होता है, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था हमारे इंडिया में अमेरिका से ली गई है और वो एक संघात्मक सरकार की होती है, क्योंकि भारत भी एक संघात्मक सरकार है, एक संघीय सरकार है, जिसे हम लोग कहते हैं यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना। ओके, अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे तो वो है कि संविधान, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था, मतलब कब उसका निर्माण हो गया था, लिखा गया था पूरा? तो 26 नवंबर 1949 को लिखकर तैयार हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू हुआ था, तो भारतीय संविधान के द्वारा हुआ था, भारतीय संविधान के द्वारा हुआ था। अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे तो वह है कि भारतीय नागरिकों कि 6 स्वतंत्रताओं का प्रतिष्ठापित किया गया है। तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता किसी एक आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल नंबर 19 है, और इसे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है, आर्टिकल नंबर 19 के अंदर। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो वो है हमारा कि किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों के मतभेद होने पर उसका समाधान किया जा सकता है। तो देखो, जब भी कभी दोनों सदनों के बीच में मतभेद होता है तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, और ये आर्टिकल नंबर 108 के तहत, अनुच्छेद नंबर 108 के तहत बुलाई जाती है। और किसके द्वारा बुलाई जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाएगी। और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा के स्पीकर इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो ये थे आज के हमारे जो भी 60 क्वेश्चन थे एसएसटी के आए थे आपके उत्तराखंड टेट के पेपर में, उसकी सही सटीक आंसर हमने अपनी तरफ से आपको दिए गए, और वैसे सही आंसर की भी आ जाएगी, तो आप मिलान अभी भी कर सकते हैं। आप डाउट में मत रहना, बिल्कुल सही आंसर हमने आपको बताए हैं। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच।